अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कहने को इस वक्त एक मुंतखब हुकूमत ज़रूर है, लेकिन इस हुकूमत को भी हर गुजरते दिन नित नए चैलेंजेस का सामना है और अब तो हुक्मरान भी खुलेआम शिकवा करते नजर आ रहे हैं। देखिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्या कह रही हैं। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्या और किससे कहना चाह रही हैं आपने जाना। अब ज़रा बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज बड़ी गहमा गहमी का दिन। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास और इस इजलास का मुद्दा एडहॉक जजेस की तैनाती, जिस पर पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ वकला तंजीमें हैं, बार काउंसिल्स हैं, वो मुनक़सिम हैं, वो इस वक्त इसमें तकसीम का शिकार हैं, जबकि साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन इस बीच में जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी और उसके साथ साथ जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल को भी एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई। जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनका नाम 8-1 के तनासुब से मंजूर हुआ और जो मुखालफत की वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनकी मुखालफत की, जबकि 6-3 के तनासुब से जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल का नाम जो है वो मंजूर हुआ और उनकी मुखालफत की जस्टिस मंसूर शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी ने। इन दोनों मामलात को लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त अहमद बिलाल महबूब जो कि सदर हैं पिलडैट के और हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आज के दिन की जो दोनों बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, पहले ज़रा मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपका नुक्ता नज़र क्या है इस तमाम मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया। देखिए, एडहॉक जजेस का मामला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी प्रोविज़न है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही जुडिशल कमीशन ने उसकी मंजूरी देनी थी और उसकी मंजूरी उन्होंने दे दी है। ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर शक की फ़िज़ा है और क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी इस एक्शन के ऊपर सवाल उठाया गया है। लेकिन मेरे ख़्याल में चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुकर्रर हुआ है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फ़ैसले एक्सेप्ट हो रहे हैं तो ये फ़ैसला भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, जो इसके लिए जो बेस था, जो बात, और ज़ाहिर के वज़ीर क़ानून इस हवाले से ब्रीफ भी कर चुके हैं, मुतअद्दिद प्रोग्राम में कह भी चुके हैं कि पेंशन के हवाले से जो बिल है, जो बहुत ज़ाहिर के बहुत बड़ा बोझ है, तो उसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन की उम्रें जो हैं वो बढ़ाने की बात की जा रही है और जजेस समेत। तो एक तो ये चीज़ हो गई, फिर दूसरा इसका जो सियासी रंग इसको दिया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि जिस दिन फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद फौरी तौर पर ये मामला उठाना, या फिर पाकिस्तान हुकूमत दूसरी जानिब अगर रिव्यू में जाना चाह रही है तो वहाँ पे इसका जो एडहॉक जजेस हैं शायद वो कोई किरदार अदा कर सकें। ये सारी जो टाइमिंग्स को लेकर जो चीज़ें हैं सर, वो उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? तो देखिए, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं क्योंकि एक पोलराइज्ड सी पॉलिटिकल फ़िज़ा है। लेकिन जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, रिव्यू तो वही जजेस करेंगे, 13 जजेस जिन्होंने इसको पहले सुना हुआ है, लिहाजा उसमें एडहॉक जजेस की इन्वॉल्वमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस बारे में तो शकूक व शुबहात को दूर किया जाना चाहिए, जिस हद तक हो सकता है दूर किया जाना चाहिए और वजाहत देनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन वही लोग सुनेंगे जिन्होंने इसको पहले सुना है। अच्छा, इसमें क्यों फिर तहरीक इंसाफ के जो शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि वो नाम ले लेकर उन्हीं जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि जनाब वो उनके साथ डिसकम्फर्टेबल हैं या उनके केसेस को जो है वो लटकाया गया, इस तरह के वो जो जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, फिर वो किस तरह से, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस एंगल से देख रही है? नहीं, उनका अपना एक ज़ाविया निगाह है, वो उसको देखें।
उन्होंने तो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। माजी में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो उनका अदम एतमाद का इजहार तो कोई फैसले की बुनियाद नहीं हो सकता। जिस जज के मुतालिक वो अदम एतमाद कर रहे हैं, उस जज को खुद इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकता है। अगर वो तकाजे पूरे कर सकता है तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक रिक्यूज़ करने का, अलहदा होने का हक सिर्फ उस जज को हासिल है। किसी के अदम एतमाद से वो जज किसी मुकदमे से या किसी प्रोसीजर से अलग नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, अब दूसरी तरफ अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन का, और सर उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस नैरेटिव को भी उन्होंने यकसर गलत करार दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाना सरासर जो है वो ज्यादती है। तो उस फैसले के हवाले से आज के इलेक्शन कमीशन के इजलास को आप किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आज के इजलास में बहुत ही खुशाइन बात है। अगरचे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करेंगे और उन्होंने आगाज़ कर दिया है। तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। किसी महज़ब जमहूरी माशरे में ऐसे ही होना चाहिए कि जब मुल्क की आला तरीन अदालत को फैसला दे चुकी हो तो उसके ऊपर अमल दरामद करना हर इदारे के ज़िम्मे है, हर फ़र्द के ज़िम्मे है कि उसको एक्सेप्ट करे। खा आपको वो पसंद हो, अच्छा लगे, उससे इख्तलाफ हो या ना इख्तलाफ हो, तो फैसला हो जाए तो उस पर अमल दरामद करना लाजम होता है। ठीक। लेकिन दूसरी जो बात है उस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहते, मुझे भी बहुत हैरानी होती है जब इलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने इस फैसले की सही तशरीह नहीं की। अगर उसने फैसले की सही तशरीह नहीं की थी तो फिर ये सो मोटो लेके सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त इसको करेक्ट करना चाहिए था। 6 महीने पहले वो पीटीआई के नुमाइंदों को उनके कैंडिडेट्स को आज़ाद करार दे रहे थे, तो आज 6 महीने के बाद इस फैसले के अंदर ये करार देना कि आपने ठीक इंटरप्रेट नहीं किया, ये मुझे कुछ अजीब सा लगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह एहतराम के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बात मुझे कन्विंस नहीं करती। ये उनको उसी वक्त कर देना चाहिए था अगर ये वाकई गलत कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि ज़ाहिर कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे की जो है हुदूद व क़यूद और अपनी उसका भी ख्याल रखेगा। लेकिन हुकूमत के हवाले से अगर बात करें, ये फैसला, इसकी अमल दरामद हुकूमत के लिए आप वहां किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे कहा जा रहा है कि पार्लियामान में ले जाकर इसके ऊपर बहस की जाएगी, इसके ऊपर बात की जाएगी, तो वहां थोड़ी सी ऑप्शन उनके पास होती है। फिर इसका मतलब है नहीं, फैसले जब कर दिए जाते हैं तो उसके ऊपर आदमी भी बहस कर सकता है, उसके ऊपर अपने एहतराम के साथ उसके ऊपर कमेंट कर सकता है, फेयर कमेंट जिसे कहते हैं। तो अगर पार्लियामेंट में भी उसको डिस्कस करना चाहे तो वो भी फेयरली कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस पर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस पर अमल दरामद चूँकि हुकूमत ने नहीं करना, इस पर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा, हुकूमत के जिम्मे तो है ही। ठीक। मजमूई तौर पर अहमद बिलाल साहब, मजमूई तौर पर आप आगे हालात को किस तरह से देख रहे हैं? ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पेचीदगियों की तरफ जा रही हैं या मामलात जो है वो सुलझ जाएंगे? क्योंकि हालात जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और अब तो खैर जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर तबसरा कर रही हैं और कोई अच्छा तबसरा नहीं कर रही। तो आपको किस तरह से लग रहा है? लास्ट कॉमेंट मैं चाहूँगा आपसे। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जिनके ऊपर किसी भी पाकिस्तानी को कंसर्न होना चाहिए, हमें भी है। लेकिन आप देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 6 महीने में, 7 महीने में कुछ बेहतरी की तरफ भी गई हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल जैसा भी है इलेक्शन करवा लिया है। अब इलेक्शन के ऊपर अगर शिकायत हैं तो वो ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे और ट्राइब्यूनल्स उनके ऊपर, मुझे यकीन है कि बिल्कुल आज़ाद फैसला देंगे। आपने नई हुकूमत बन गई है, चारों सूबों में बन गई है, बजट पास हो गया है,
IMF के साथ आपका जो मुआहदा था वो भी असूली तौर पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, और आपकी एक जनरल इकॉनमी में थोड़ा सा ठहराव आया है, और वो आपको जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उससे आप बाहर निकल आए हैं। आपकी जो डॉलर और रुपये की पैरिटी है उसमें भी किसी हद तक ठहराव आया है, तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। और इलेक्शन के बाद जो एतराज़ात पैदा हुए हैं उन एतराज़ात को भी अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर हो चुके हैं, दोनों फरीकों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, खैबर सिवाय शायद पंजाब के। वो भी आज मेरे ख्याल में मुलाकात कल हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस साहबा से, तो वो भी हो जाएगी। तो मुझे कुछ चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आई हैं, लेकिन अगर आप मेच्योरिटी के साथ सारे फरीक बाकी चीज़ों के ऊपर भी मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे तो वो भी हल हो जाएंगे। तो कौमों की ज़िंदगी में तो आते हैं क्राइसिस, लेकिन इसके साथ फेयर प्ले के साथ होना चाहिए। ज्यादती के साथ और धोखाधड़ी के साथ किसी पार्टी को जबर का निशाना बना के फिर ये चीज़ें हल नहीं होंगी, इंसाफ के साथ हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे और थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं तेज़ी से बदलती सूरत हाल, या ये सूरत हाल को अक्सर बदल सकती हैं या नहीं, या आगे ठहराव है। इन तमाम चीज़ों को हम ब्रेक पे जाने के बाद भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर आमिर हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज के दिन की अहम खबरें। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास और एडहॉक जजेस की तैनाती, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। जी देखिए, बेहतर तो ये होता है कि जजेस एडहॉक ना हो और जिन जजेस को नीचे हाई कोर्ट से प्रमोट करके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्हें ये सहूलत तो हासिल है कि एडहॉक जजेस का तकर्रुर किया जा सकता है आइन के तहत, जो कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया। लेकिन आइनी तकाजा यही है कि जजेस को लेके आया जाए, और नए भी यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की ज़रूरत है, दूसरे हाई कोर्ट्स में ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अवाम तो पहले ही इंसाफ की लिए तरस रहे हैं और केसेस हैं हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और पेंडिंग हो रहे हैं, और लोग अपने इंसाफ को अदालतों के अंदर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे जजेस का तकर्रुर होना चाहिए, लेकिन एडहॉक जजेस भी आइन में मौजूद तो है, कानून में, और उन्होंने उसको किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि उनका इस्तेहकाक है। ठीक। अच्छा, वैसे में मुतालबा पाकिस्तान बार काउंसिल का जनाब आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए आइनी तरमीम के साथ, और फिर ये जो आइनी मामलात हैं इनको वो आइनी अदालत जो है वो हल करे, उनको देखे। बहुत लोड है इस वक्त, साइलिन जो है इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये किस हद तक जस्टिफाई करता है आपकी नज़र में ये मुतालबा? हमारी नज़र में तो ये मुतालबा कर दिया गया था 2004 में और 2005-6 में, जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन उस वक्त भी देख रहा था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल जब इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी थी और हमारे वकला सब खड़े थे, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसे नहीं समझा। तो आज उसका खुदने हो रहा है। पाकिस्तान को वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 17 जजेस एक ही केस पे इतने दिन लग जाते हैं, और लोग जो बेचारे, देखिए किसी की ज़िंदगी का मामला है, अपील है, किसी की कोई जेल के अंदर है, तो वो एक फर्द का होता है, लेकिन वो साल इंतज़ार करता है। लेकिन सियासी केस की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक एपेलेट दायरे इख्तियार भी है, जुरिस्डिक्शन भी है, तो उस एज एपेलेट कोर्ट जो उसके पास इख्तियारात होते हैं उसको इस्तेमाल और आम फर्द के लिए मुंतज़र होता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आइनी अदालत की ज़रूरत है जहाँ पे आइनी मामला जाए, और ये एज एपेलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरे मामलात हैं फेडरेशन के, उन्हें देखे जो अदालती मामलात हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ज़्यादातर हैंडल करने के लिए हमें ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। और अब तो लोगों ने ये जब से काजी फाइजी साहब आए हैं और लोग देख रहे हैं प्रोसीडिंग्स कोर्ट की लाइव, तो इन्हें फिर समझ आती है कि किस तरह जजेस एक केस के ऊपर इतने दिन बैठ जाते हैं, और फिर हर तरफ से मुतालबा भी फुल कोर्ट का होता है। और अगर फुल कोर्ट
इन्हीं सीटों पे बैठी रहे कि 15 सीटें उसे देनी है या 30 उसे देनी है, ये ठीक है या वो गलत है, तो वो जो करोड़ों लोग हैं वो इंसाफ को तरसते रह जाते हैं। मैं समझता हूँ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसकी तरफ देखना होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल और दूसरे हमारी बार एसोसिएशंस को एक बना के खुद एक डायलॉग का आगाज करना चाहिए, एक प्रपोजल्स बना के पार्लियामेंट को देनी चाहिए। मुल्क को इस वक्त जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जहां तो ऐसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि सेनेट में जो कायदे इस पे इख्तलाफ हैं, जनाब शिबली फराज साहब आज उन्होंने बाकायदा एक चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा और उनको कहा कि ना किया जाए इस वक्त एडहॉक जजेस का जो मामला है इसको ना छेड़ा जाए या फिर इस तजवीज़ से पीछे हटा जाए। तो उनके जो रिजर्वेशंस हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि वो हक़ाइक़ पर मबनी है या फिर ऐसा नहीं है? देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात में किसी हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी के या किसी के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ नहीं देखना चाहिए। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को चाहिए कि इस पर सेनेट को एतमाद में लें, सेनेट के गवर्नमेंट के साथ बात करें। ठीक है, उनका राइट है, उन्होंने लिख दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है उनका राइट है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुल्क को जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सारी रिफॉर्म्स के साथ साथ। और जब भी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होगी वो सुप्रीम जुडिशियल के 12, 14, 8, 9 जजेस के बैठने से नहीं होगी या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ख़त लिखने से नहीं होगी। तमाम सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा। जिस तरह देखिए कुछ भी हो, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उससे जमहूरियत आगे बढ़ी। उसके बाद देखिए कि आज तक हर असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की है। पाकिस्तान के वो बहरहाल एक सियासी इस्तेकाम आया है और आज भी अगर उसे आगे बढ़ाया जाए, तमाम सियासी जमातें पहले खुद बैठे और वो जो एक ग्रैंड डायलॉग का और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात थी उसे तश्कील दिया जाए और तमाम सियासी जमातें एक फैसला करें, फिर तमाम इदारे एक फैसला करें, फिर पार्लियामेंट उस रिफॉर्म्स के ऊपर अमल दरामद करवाए ताकि पाकिस्तान को बेहतरी हो, हम एक सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएं। तो करना सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए किसी की तज़हीक करना, किसी की तजलील करना, किसी की तनकीद करना, इससे मामला हल नहीं होगा। ठीक है, यानी एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल कंसेंसस डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब आज आम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन का भी था और मखसूस नशिस्तों का जो केस है इसके हवाले से कहना है कि इसको अदालत का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी पोजीशन भी क्लियर की कि किसी तौर भी कोई गलत तशरीह नहीं की गई है, किसी भी लॉ की कोई गलत इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनाब आइन की इलेक्शन एक्ट 2015 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाना जो है वो नामुनासिब है। इस तमाम मामले में आप क्या पोजीशन देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की? देखिए, दोनों आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। कहीं पे आइन इतने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को देता है और बहुत से मामलात में इलेक्शन कमीशन को भी मिलता है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात उठाए हैं वो वैलिड है। उन्होंने कहा कि अगर पाबंदी लगी थी पीटीआई पे तो उस पर तो अदालतों ने उनके अपहोल्ड किया उनके फैसले को, और जब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया तो आज एकदम उसे तब्दील कर देना, उस पर अमल दरामद कैसे होगा? देखिए, मेरे रिकॉर्ड है कि ये अभी ये मामला सब जुडिस था और उससे पहले भी तो मैं ये कहता रहा था कि ये जो मखसूस सीटों का फैसला है, अगर अदालत की तरफ से कोई भी फैसला आ जाता किसी एक पार्टी के हक में, किसी के खिलाफ, तो फिर स्टेबिलिटी आने की नहीं थी और वही आज हालात है। जरूरी ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने दिन लगाने की बजाय ये मामला दोबारा रेफर कर देते पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट को कहते कि वहां पे तमाम सियासी जमातें बैठे और इसका हल तलाश करें। आपकी सीट से आपका मामला है, हम लोगों के ये हमारा नहीं है कि हर मामले में आपको किसने कितनी सीटें लेनी है ये भी हम फैसला करें। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वगरना आप खुद इंसाजी करें। और ये हो सकता था मामला तमाम सियासी जमातों के, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैटर है और अगर आप इसे लीगली हल करने की या हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कभी भी रिजल्ट्स इस तरह के नहीं आते हैं कि आपको आप सब ग्रुप्स की फ्री कैन की तसल्ली हो। सियासत ही ये वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए गुफ्तो शदीद से और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किसी ऐसे हल तक पहुंचा जा सकता है जिस पे तमाम फ्री कैन
एतमाद का इजहार करते हैं। ठीक, तो अब आप क्या समझ रहे हैं, हुकूमत के पास अब पार्लियामान में लेकर जाएगी इन मामलात को? क्योंकि आज मरियम नवाज गवर्नर वजीर आला पंजाब जो हैं, उनका एक अवामी जलसा और जो गैदरिंग थी उसमें टोन बहुत ज़्यादा उनकी एक तल्ख लहजा उनका, किस तरफ देख रहे हैं हुकूमत के मामलात को? देखिए, तल्ख तो लहजे हैं और हम समझते हैं पीपल्स पार्टी का भी ये रहा है कि लहजों के अंदर नरमी आनी चाहिए। पॉलिटिशियन दुश्मनियां करने नहीं आता और ना पॉलिटिशियन फसाद फैलाने आता है। ना पॉलिटिशियन का ये काम है कि वो जलती के ऊपर तेल का काम करे। उसका तो काम है कि इन मामलात को उसने गुफ्तो शनीद के साथ और अपने विजडम के साथ उसे बेहतर करना होता है। लेकिन यही तो पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जिसने ये हालात कर दिए हैं कि आज तो एक दूसरे की बात सुनी नहीं जा रही है, एक दूसरे के साथ बैठा नहीं जा रहा, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया जा रहा। यही बात सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट से अपना पहला एड्रेस है उसमें यही बात की थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्रेसिडेंट की तरफ से बात कहना। तो पार्लियामेंट में उनके जो नुमाइंदे हैं उन्हें चाहिए कि अगर वो सदर अलवी के पास बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए जाते थे कि किसी तरह आर्मी चीफ से मुलाकातें और करते भी रहे हैं चोरी छुपे, तो क्यों ना पॉजिटिवली यूज करें। और फिर प्रेसिडेंसी में एक ऐसा प्रेसिडेंट बैठा है जो मुफाहमत के लिए और जो दुश्मन और मुखालिफ से भी हमेशा हाथ बढ़ाता है और दुश्मनियां और तलखियां खत्म सर, करता लेकिन इसी है। मुफाहमत के दरमियान कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, चाहे अफवाहें ही क्यों ना हो, कि जनाब आगे आने वक्त में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लेकर आ सकती हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो क्या ये मुफाहमत इस तरह भी हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, अभी तो ऐसे हालात नहीं हैं। 6 मुगैयां तो की जा सकती हैं, लेकिन 6 मुगैयों के ऊपर और उस पे जवाबात तो नहीं दिए जा सकते। बात इतनी है कि अभी तक तो ऐसी बात नहीं है। पीटीआई का जो आपको नजर आ रहा है, या पीटीआई के अंदर कोई ऐसी सेन एलिमेंट्स हैं जो गुफ्तगू करेंगे? आप इनकी जुबानें देखें, आप इनके करतूत देखें, आप इनके रवैये देखें, ये बैठ सकते हैं किसी के साथ? इन्हें तो किसी को मुखातिब करना नहीं आता है, और जिन्हें किसी को मुखातिब करना नहीं आता वो किसी के साथ चल कैसे सकते हैं? तो मैं अभी तक तो नहीं समझ रहा। जिस दिन ये पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठेंगे और पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज करेंगे, फिर बहुत से मामलात हैं। अभी तो ये तो एकदम इनके साथ बैठ जाना, अदम एतमाद कर देना, अभी तो हमने इनके खिलाफ अदम एतमाद करके जो इनका फैशिज्म था और जो इनका तकब्बुर था उसे रूंदा है। अभी तो पहले ये माजरत करें हमारे साथ, अगर चलने पे हमने इन्हें मौका दिया था कि आइए बैठे, तो आइए चलने के लिए एक मिसाक जमहूरियत करें। ये माफी मांगे 2018 में जो ये जनरल बाजवा के कांधों पे चढ़ के आए हैं, जो इन्होंने के बारे में जुबान इस्तेमाल की है, तो फिर आगे सोचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद थे। और आगे सियासी हालात हो सकते हैं, जाहिर है कि सियासत जो है वो नाम ही मुमकिनात का है, लेकिन ज़रूरत जो है एक पॉलिटिकल डायलॉग की है, पॉलिटिकल कंसेंसस की है इस वक्त रियासत को अगर आगे लेकर चलना है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ इकॉनमी को डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एक और अहम मामला, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी कम और सियासी हालात के ऊपर ज़्यादा तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की है। और फिच का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि कानूनी कामयाबियों के बावजूद इमरान खान जेल में ही रहेंगे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करती नज़र नहीं आ रही। और अहम बात यह है कि इस तरह का सियासी तबसरा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल किया जा रहा है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उनके सियासी तबसरे वो भी अगर किसी हुकूमत के लिए मनफी हो तो उसका असर उस मुल्क की मईशत के ऊपर क्या पड़ सकता है। खुर्रम शहजाद माहिर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट के बारे में जो चीज़ हाईलाइट की गई है। जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, और ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ये होता है कि ये जो इदारा है BMI, ये फिच ग्रुप का इदारा है, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, और जो कंट्री की, किसी भी मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग है वो जो इशू करता है, यानी कि इस मुल्क, किसी भी मुल्क का जो है वो
कितनी सलाहियत है अपने कर्जों को अदा करने की, उसकी मईशी हालत क्या है, पॉलिटिकल जो है उसका ओवरऑल सिनेरियो क्या है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली माशी सारी जो सरगर्मियां हैं या माशी सारी पॉलिसी उनको इम्पैक्ट करता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली पॉलिटिकल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि आगे जाके पॉलिटिक्स उस मुल्क में कैसे जो है वो अनफोल्ड होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान की रिपोर्ट इशू की है, ये सारी कंट्रीज की करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान इसमें अनोखा नहीं है। बट जो दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें भी एक मिक्स ट्रेंड उन्होंने बताया है, जिसमें अच्छी चीजें ये है कि शॉर्ट टर्म में उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह नीचे आएगी, शरह सूद जो है वो 14% तक आ जाएगी, जो कि अच्छी खबर है कि ये ऐसा हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन 14% नहीं करते, बट ये कि 16 से 17% तक अगले कुछ 6-8 महीने में शरह से नीचे आ सकती है, और वो महंगाई की एक वजह है। और उसके साथ साथ जो है फिर रुपया जो है बहुत ज्यादा अपनी कदर नहीं खोएगा अगले कोई 1 साल में या अगले 6 महीनों में एटलीस्ट, क्योंकि आगे कोई ऐसे जो है आउटफ्लोज है नहीं। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ऑन बोर्ड आ रहा है, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसको समय आपको पता है डेवलपमेंट हुई है कि आईएमएफ का जो बोर्ड है वो इसको अप्रूव करेगा और हमारा $7 बिलियन। So these all are positive ना for the economy, all are positive for the economy. हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ उस पे। इन्होंने ग्रोथ का जो आउटलुक दिया है वो काफी बेयरिश है, यानी कि ग्रोथ इन्होंने कही है कि जी 3-3.5%, 4% से ऊपर नहीं जाएगी, 3.7% रहेगी अगले 10 साल। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग है, क्योंकि हमारा तो पोटेंशियल भी और हमें तो ग्रोथ अचीव भी करनी है 6-7-8% अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में, 1-2 सालों का ये पीरियड है इसके बाद, क्योंकि हम इसके अलावा सर्वाइव नहीं कर सकते, या एटलीस्ट हम जो है सस्टेन नहीं कर सकते इस तरह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, और जो मार्केट में आ रही है 6-7-8% की ग्रोथ चाहिए कोई 15-20 साल तक, और इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑफ कोर्स उसके लिए। तो ये बेरिश यहाँ से इन्होंने एक आउटलुक दिया। सबसे बड़ा जो इशू है इमरान वो ये हुआ है कि इन्होंने ये कहा कि जी गवर्नमेंट जो है 18 महीने तक रहेगी, और फिर हो सकता है एक अनलाइकली इवेंट ऐसा हो जिसके अंदर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, मिलिट्री बैक गवर्नमेंट आए, एस्टैब्लिशमेंट बैक गवर्नमेंट आए। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था कि ये किस तरह से डिटरमिन किया है, क्या बेसिस हैं, और ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो भी इकोनॉमिक असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ये है, पॉलिटिकल असेसमेंट होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा खासकर रेटिंग्स ग्रुप जो होते हैं वो इतना पेनिट्रेट नहीं करते, इतना ज्यादा फोकस नहीं होते, इतना ज्यादा जो है वो कमेंट नहीं करते किसी भी इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स पे कि जी यहाँ पे जो है ना 18 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चलेगी, या इन अदर वे कि जी 6 महीने ये और अगला पूरा साल जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है होगी, इसका डिफरेंट मतलब ये कि उसके बाद नहीं होगी। तो अब बात ये है कि इस पे मेरे ख्याल गवर्नमेंट का 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि बेहतर आउटकम्स आ सकें, बेहतर एक्सपेक्टेशंस हों, और एक बैलेंस भी होना चाहिए। दूसरा ये कि एंगेज करने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी तरफ से भी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे मार्केट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, फॉर्म के साथ। वो ये कि जी ये जो कहा गया है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, और रेटिंग एजेंसी से भी या इस ग्रुप से भी पूछा जाए कि जी आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, क्या हम जो रीड कर रहे हैं ऐसा ही आपने कहा है या आपका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो उनसे क्लैरिफिकेशन आएगी, वो मार्केट को जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए इनका ये मतलब था कि हम अपना जो होराइजन है वो 1.5 साल देख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में तो लिखा हुआ 10 साल का आउटलुक। तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए। यानी इसको अगर ऐसे ले रिपोर्ट पढ़ के कि जनाब 18 महीने तक हुकूमत चलेगी और उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो उन्होंने कहा मुमकिन तौर पर। तो इन चीज़ों को लेकर ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं, इसको मल्टीलैटरल बायलैटरल जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, यकीनन ये रिपोर्ट्स उनके लिए हैं, तो वो तो फिर एक हौसला शिकनी होगी पाकिस्तान में सरमायाकारी की, और सिर्फ हुकूमत को ही नहीं देखें, फिर रियासत पाकिस्तान को देखें इस तनाजुर में। बिल्कुल बिल्कुल, देखें उसमें ना बहुत डिटेल में वो गए कि जी जजेस क्या जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जेल में हुकूमत कर रहे हैं वो उनकी लेजिटिमेट है या नहीं, मतलब बहुत सारी डिटेल में चले गए ना। इतना होता नहीं है, इतना कमेंट कोई करता नहीं है। इमरान होता क्या है, ये सारी एजेंसीज मार्केट में लोगों से बात करती हैं, लोकल लेवल पे लोगों से बात करके व्यू लेती हैं, लेकिन इतना ज्यादा स्पेसिफिक होना कि जी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, ये बहुत बड़ा किसी बेसिस या किसी भी चीज के बगैर आ नहीं सकता। ये हमें इस पे
कोलैबोरेट करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ डिस्कस करें, डील करें और फिर उनसे पूछें कि अगर उनके पास इस तरह की असेसमेंट है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। और ये बहुत अच्छी बात की कि जनाब एक कॉन्फिडेंस यकीनन इसी तरीके से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम शहजाद और इस अहम तरीन मौजू पर अपना पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।